हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन पे। तो आप सबको पता है कि आज एसएससी सीपीओ 2024 का जो प्री का रिजल्ट है वो आप लोगों का आ गया। और शाम से ही बहुत सारे बच्चे जो है हमें भी लगातार मैसेज करके अपना जो रिजल्ट है वो भेज रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लगातार बच्चे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। ये व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी रिजल्ट मैंने डाल दिया है और टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, तो टेलीग्राम का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास रिजल्ट है, काफी सारे बच्चों का है, बहुत सारे बच्चों का तो अभी अपडेट भी नहीं किया। और आई होप कि आपका भी जो प्री है वो क्वालिफाई हो गया होगा। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपका प्री किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया या अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीपीयू का एस्पिरेंट नहीं हो, तो आप इस वीडियो को ना ही देखें तो ठीक है। आप पढ़ाई कीजिए, अपना समय जो है बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इसको वही बच्चे देखें जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है। उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आगे उनको क्या करना है और किन कमियों को, किन चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि देखो, ये चीजें मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं, क्योंकि 2017 या 18 में मेरा भी एसएससी सीपीओ का फिजिकल हुआ था, यानी कि मेरा प्री क्लियर हो गया था और उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ था। क्योंकि प्री के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो टोटल ऐसे 4 स्टेप्स होते हैं। तो आगे आपको फिजिकल के दौरान क्या क्या चीजें याद रखनी है, कैसे तैयारी करनी है, मेंस को लेकर क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। और जिस चीज को अवॉइड करना है, जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं फिजिकल में किस वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देख लोगे तो आपको इससे बेनिफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीपीओ 2024 प्री हो गया तो क्वालिफाई, अब क्या करें, इसके बाद अगला स्टेप क्या है। तो अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि 2 तरह के आपको टेस्ट देने होते हैं। फिजिकल टेस्ट जो होता है, असल में इसमें 2 तरह के टेस्ट आपको देने होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग करनी होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप करना होता है ना। आपका मतलब जो आपकी जो बॉडी है वो कितना इंड्योर कर सकती है, कितना सह सकती है, इंड्योरेंस का वही मतलब होता है, उसका टेस्ट। और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका देखा जाता है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को, फोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है कि हमें कम से कम इतनी हाइट वाला बंदा चाहिए, है ना, कम से कम मिनिमम उतनी उसकी चेस्ट होनी चाहिए सेंटीमीटर्स में। तो ये उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो क्या आप उस स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी देखा जाता है वहां पर। तो ओवरऑल कैसे कैसे टेस्ट होता है, किस सीक्वेंस में होता है, क्या आपको करना होता है, क्या आपको नहीं करना होता, सारी चीजें मैं ध्यान से बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेल कैंडिडेट्स को क्या करना होता है फिजिकल टेस्ट के दौरान, और किस सीक्वेंस में होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप जब जाओगे फिजिकल देने के लिए, ठीक है, तो वहां पर आपको बिठा दिया जाएगा और वहां पर आपके यहाँ पर ना एक बैच बांध दिया जाएगा, मतलब एक नंबर बांध दिया जाएगा, एक कपड़े का होता है यहाँ पर आपको बांध दिया जाएगा, मतलब जैसे होता ना कि आपको पहना दिया जाएगा इस तरीके से और पीठ में आपके बांध दिया जाएगा। ऐसे चेस्ट होता है, बेसिकली वो चेस्ट पे ऐसे कपड़ा होता है, उस पर नंबर लिखा रहता है, आपका कैंडिडेट का नंबर होता है वो आपको पहना दिया जाएगा। ठीक है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहले जो आपका टेस्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्या, वो स्टार्ट होता है आपका ये 1.6 किलोमीटर की रेस होती है आपकी, 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। एक साथ लगभग 15 20 30 बच्चे जो होते हैं वो भगाए जाते हैं, मतलब एक लाइन में से आप खड़े होते हो, ठीक है, और वो विसल बजाते हैं और एक साथ जो है सब भागना शुरू करते हैं। और आपको इस तरीके से टेक्निक को मेंटेन करना है, आपको वहां पर किसी को हराना नहीं है, ये रेस किसी को हराने के लिए नहीं है, ये रेस खुद की जीत के लिए है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि आपको 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अब चाहे आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ दौड़ो या फिर आप बिल्कुल स्पीड से दौड़ते रहो, वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके की प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका ये होता है, क्या बोला मैंने, 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में, 6.5 मिनट में आपको जो है कवर करना होता है। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो उनका जो होता है, उनका भी सेम ऐसी रेस होता है, लेकिन उनका जो क्या होता है ना, उनका होता है मात्र 800 मीटर। आपको 800 मीटर जो है वो दौड़ना है कितने मिनट में, 4 मिनट में। ठीक है, आपका टाइम भी कम है और आपका जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, कम है। बॉयज के लिए 1.6 किलोमीटर और गर्ल्स के लिए कितना है, 800 मीटर। बॉयज का टाइम कितना है, 6.5 मिनट, और गर्ल्स का टाइम कितना है, 4 मिनट। अब दूसरे नंबर पे, जैसे आपका ये रेस मान लो कंप्लीट हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई कर लोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, क्यों, क्योंकि जो बच्चा डिस्क्वालीफाई होता है इसमें रेस में, कैसे डिस्क्वालीफाई होता है, ऐसे 2 जवान या 2 जो इन्विजिलेटर्स या कोई भी जो आपका टेस्ट क्लियर है वहां पे खड़े होंगे, और जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है वैसे वो क्या करते हैं, उनके हाथ में रस्सी होती है, दोनों के हाथ में वो रस्सी खींच देते हैं ऐसे, सारी चीजें मैंने देखी हुई है ना, वो रस्सी खींच देंगे और रस्सी के इस पार जो आ गया, फिनिश लाइन के इस पार, उसका तो क्वालिफाई हो गया, जो इस पार रह गया वो डिस्क्वालीफाई। अब चाहे वो कितनी भी विनती कर ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले कि सर मैं तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया हूं, सर प्लीज जाने दो, लेकिन वो अलाउड नहीं है।
और वो फेयर भी नहीं है, सही बताऊं तो। इसलिए आप अपनी बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस और तैयारी करके जाना, ऐसा ना हो कि लगी लगाई नौकरी से हाथ धो बैठो, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जिन्होंने क्या किया, बेचारों ने लास्ट मोमेंट पे आके, या तो कोई बच्चा वहां पे गिर गया किसी वजह से, उसका पैर उसके पैर में फंस गया है ना, या फिर लास्ट मोमेंट पे पहुंचा लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कर दी, रस्सी खींच दी, और वो गिड़गिड़ाता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। ठीक भी है, फेयर भी है, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ही आप ये रेस कंप्लीट करते हो उसके बाद क्या होता है, दूसरा बैच होता है, उस दूसरे बैच का 1600 मीटर का रेस होता है, यानी कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि 1600 मीटर भाग के आए फिर तुरंत कोई एक्टिविटी करा देंगे, नहीं, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता है। दूसरा बैच भागेगा, मतलब डिपेंड करता है कितने बैचेस में बांटा गया है आपके टाइमिंग के अनुसार। तो जैसे मान लो 4 बैच में बांटा गया है, तो जब तक वो चारों बैच 1600 मीटर की रेस कंप्लीट नहीं करते तब तक आपको आराम मिल जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट बैच में भाग रहे हैं उनको तो बहुत फायदा मिला, उनको रेस्ट अच्छा खासा मिला, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 4th बैच में भागा उसको कम रेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, उसको भी प्रॉपर रेस्ट का टाइम मिल जाता है, क्योंकि 2 एक्टिविटीज के बीच में प्रॉपर आपको रेस्ट दिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है, एकदम से नहीं भगाया जाता, समझ में आ रहा है। पानी वानी आपको जो है दिया जाता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर पे आपको 100 मीटर की जो रेस है वो भागनी होती है भाई। 100 मीटर स्प्रिंट बोलते हैं इसको। आप ऐसे खड़े हो, एक साथ विसल बजेगी और एक साथ कई सारे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो एक साथ भागते हैं 100 मीटर। कितने मिनट में, मात्र 16 सेकंड में, मिनट भी नहीं है, मात्र 16 सेकंड के अंदर आपको कितना 100 मीटर जो आपको क्या करना है, दौड़ना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ही होता है। और गर्ल्स के लिए भी कितना है, 100 मीटर ही है, लेकिन उनका जो टाइम है वो कितना 18 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड ज्यादा है। फर्स्ट नंबर पे ये हुआ, रेस्ट मिलेगा। सेकंड नंबर पे ये होगा। अब सेकंड नंबर पे जब हुआ तो सेम ये ऐसे ही होगा, बैचेस में भागेंगे बच्चे। तो जैसे आप एक बैच में भागे, फिर दूसरे बैच के भागेंगे, तीसरे बैच के, तब तक आपको रेस्ट मिल जाएगा, तो प्रॉपर रेस्ट इसमें मिलेगा। थर्ड नंबर पे जो करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, लॉन्ग जंप, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या करवाएंगे, लॉन्ग जंप। थर्ड नंबर पे लॉन्ग जंप और हाई जंप का जो सीक्वेंस है वो चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले हाई जंप करा ले फिर लॉन्ग जंप, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम यही है कि पहले वो लॉन्ग जंप कराएंगे फिर हाई जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप की अगर बात करूं बॉयज के लिए, ठीक है, आपको पता है ऐसे मिट्टी इस प्रकार से पड़ी होती है और टोटल जो आपको लेंथ कवर करनी होती है जंप करके, मतलब आप दौड़ते दौड़ते आओगे और जंप करके आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 3.65 मीटर। 3.65 मीटर को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, फीट के अंदर, तो कितने फीट, लगभग 11 फीट, लगभग सॉरी 11.5 फीट, लगभग 11.5 फीट जो है आपको दौड़ के पार करना है। दौड़ते दौड़ते आओगे और आपको जंप करके क्या करना है, 11.5 फीट जो है वो पार करना है। और इसमें अच्छी बात है कि आपको 3 चांसेस मिलते हैं। जैसे पहले चांस में आप 8 फुट पे गिर गए, आपको एक और चांस मिलेगा थोड़ा सा रुक के। फिर दूसरे चांस में भी नहीं हो पाए तो आपको एक और चांस मिलेगा। अगर तीसरे चांस में भी नहीं कर पाए तो फिर आप क्या हो, बाहर हो, ठीक है। गर्ल्स के लिए कितना होता है, गर्ल्स के लिए होता है 2.7 मीटर। इनको भी 3 चांसेस मिलते हैं। 2.7 मीटर का मतलब कितना हो गया, 8.5 फीट। कितना हो गया, 8.5 फीट, ठीक है, 8.5 फीट हो गया। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपसे करवाया जाता है क्या, हाई जंप। क्या करवाया जाता है, हाई जंप, ठीक है। चौथे नंबर पे होता है हाई जंप, यानी कि आपको भागते भागते आना है और इस तरीके से 2 स्टैंड होता है, इस तरीके से 2 पोल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर एक डंडा लगाया जाता है और आपको उस डंडे को क्या करना है, जंप करके आपको क्रॉस करना, हाई जंप उसको बोलते हैं। इसमें कितना करना है आपको, कितनी हाइट होती है इसमें, इसमें होती है बॉयज के लिए 1.2 मीटर और गर्ल्स के लिए 0.9 मीटर। यानी कि अगर 1.2 मीटर की बात करूं तो भैया बॉयज तुम लोगों को 3.5 फीट की ऊंचाई जो है वो कवर करनी पड़ेगी, यानी कि भागते भागते और 3.5 फीट की हाइट रहेगी, उसको तुम्हें जंप करके क्रॉस करना है। और अगर गर्ल्स की बात करूं तो 0.9 मीटर, यानी कि 2.5 फीट। कितना, 2.5 फीट, आपको इतना करना है। इसमें भी आपको 3-3 चांस जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया आपका 4 चीजें जब आप कर लेते हो। अगर ये चारों में आप सक्सेसफुली आप इसको कंप्लीट कर लेते हो कि आपने 1600 मीटर की रेस भी कर ली, आपने 100 मीटर की स्प्रिंट भी कर लिया, आपने लॉन्ग जंप भी क्लियर कर लिया, आपने हाई जंप भी क्लियर कर लिया, उसके बाद एक होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट जानते हो क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट पुट, मतलब ना एक क्या होती है ना, लोहे की गेंद जैसी होती है, आपको पता होगा, यहां पे आपको रख के उसको क्या करना होता है, फेंकना होता है ऐसे करके। वो लगभग कितने, उसका अगर वजन देखोगे कितना होता है, 16 एलबीएस। 16 एलबीएस का मतलब है 7 किलो 300 ग्राम, यानी कि वो जो लोहे की बॉल होती है वो 7 किलो 300 ग्राम, मतलब इतना भी भारी नहीं है, 7 किलो। ऐसे लेके आपको उसको फेंकना होता है एक ही जगह पे खड़े होके। और कितना दूर फेंकना होता है, ये फेंकना होता है आपको 4.5 मीटर। 4.5 मीटर का मतलब कितना हो गया, अंदाजा लगा लेना आप जो भी है, ठीक है। इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए भी कितने मिलते हैं आपको, 3 चांसेस मिलते हैं। अगर पहले चांस में कर दिए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो दूसरा चांस, नहीं कर पाए तो तीसरा चांस। तो ये टोटल 5 तरह की एक्टिविटी हो गई। सबसे पहले 1600 मीटर की रेस, उसके बाद रेस्ट मिलेगा, उसके बाद 100 मीटर की स्प्रिंट, उसके बाद रेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको क्या कराएंगे, लॉन्ग जंप,
दौड़ के आपको डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे हाई जंप, चौथे नंबर पे हाई जंप, और पांचवें नंबर पे शॉर्ट पुट। जब सारे बैचेस के बच्चे, जितने भी टोटल एक दिन में बच्चे जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, जब सबकी ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फाइनली स्टार्ट होता है क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब आपने ये सब तो मान लो कर लिया, आपने रेस वेस सब कुछ निकाल दिया, लेकिन मान के चलो इसमें आप फिट नहीं बैठे। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह चाहिए, भी बताऊंगा कितना कितना चाहिए, अगर आप उसमें फिट नहीं बैठे तो आपकी सारी मेहनत खराब, कितना भी कर लो कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। चलो अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए बॉयज का और गर्ल्स का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की, हाइट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं अपने, उनकी कितनी हाइट होनी चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करने के लिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। और ये बात किन की हो रही है, ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की बॉयज की। तो जनरल कैटेगरी के जो बॉयज हैं, यूआर कैटेगरी के जो बॉयज हैं, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर का मतलब होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं भैया फीट में कितना होता है, तो 5 फीट 7 इंच। मैंने एक्यूरेसी के साथ यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है मैंने, आप इतना ही समझ के चलो जो मैंने लिखा है। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आप एक लड़के हो, ठीक है, और अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, यानी कि आप हाइट के मामले में ठीक हो, मतलब जो उनकी हाइट की स्टैंडर्ड है उसमें आप फिट बैठोगे, ठीक है। और अगर आप हिल एरिया से हो, अगर आप एक लड़के हो लेकिन अगर आप हिल एरिया से हो, जैसे कि गढ़वाल से हो, कुमाऊं से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, या गोरखा समुदाय से हो, या डोगराज हो, या मराठास या कश्मीरी वैली में रहने वाले हो, या लेह लद्दाख में रहने वाले हो, या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट या सिक्किम से अगर आप संबंधित हो, अगर आप मूल रूप से यहाँ के निवासी हो, अगर आप एक लड़के हो, तो आपको हाइट में क्या मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। आपकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है, 165 का मतलब कितना हुआ, 5 फीट 5 इंच, यानी कि 2 इंच का रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलता है। 5 फीट 5 इंच अगर आपकी हाइट है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और जितने भी एसटी कैटेगरी के जितने भी बॉयज हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी के जितने भी क्या है बॉयज हैं, उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है इसके अंदर, हाइट के अंदर कितना कितना मिलता है, रिलैक्सेशन कितना मिलता है, देखो 162.5, 162.5 का मतलब क्या है, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच। यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, मेल हो, और अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच है तो आप कर जाओगे क्वालिफाई। अब बात करते हैं फीमेल की, किसकी बात करते हैं, फीमेल की। अगर आप फीमेल हो यूआर कैटेगरी से, जैसे ये यूआर था ऐसे ये यूआर, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, फीमेल हो, और आपकी हाइट कितनी है 157 सेंटीमीटर, यानी कि कितने इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच अगर आपकी हाइट है तो ठीक है, क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप वही देखो जैसे मैंने बताया था गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, अगर यहां से आप संबंधित हो, फीमेल हो, तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलता है कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, यानी कि कितना, 5 फीट 1.5 इंच, 5 फीट 1.5 इंच अगर आपकी हाइट है, काम चल जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, किससे हो, एसटी कैटेगरी से, तो यहां पर आपको 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 5 फीट 0.63 इंच, यानी कि 1 इंच, 5 फीट 1 इंच मान के चलो आप, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 1 इंच मान के चल सकते हो आप ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये आपकी हाइट होनी चाहिए भाई। अगर इतनी इतनी आपकी हाइट है, आप अभी से देख लो इस चीज को, अगर आपकी इतनी हाइट है, देखो मैं समझदारी वाली बात बताता हूं आपको। अगर मान के चलो आपका प्री क्वालिफाई है, आप जनरल कैटेगरी से हो, मेल हो, आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है, या आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच है, तो आपको पता है ना कि आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। आप जानते हो ना, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट करके फिजिकल देने क्यों जाओगे? इससे अच्छा तो आप सीजल आने वाला उसकी तैयारी कर लोगे, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लोगे। भाई अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अपनी हाइट आप नाप लो, आप देख लो कि अगर मैं इस हाइट की कैटेगरी में आ रहा हूं, मतलब जो मैंने कैटेगरीज बताई उसके हिसाब से जो मैंने हाइट बताई, अगर आप उसमें आ रहे हो देन इट इज ओके, आप जाओ फिजिकल टेस्ट देने। अगर आपकी हाइट ही नहीं है, आपको पता है कि आप 5 फीट 5 इंच के नहीं हो, आप मेल कैटेगरी से हो और इनमें से किसी से संबंध रखते हो, लेकिन आपकी जो हाइट है 5 ही फीट है, तो आप नहीं कर पाओगे क्वालिफाई। कितना भी हाथ पैर वहां पे मार लेना, कितना भी गिर डाल लेना, लेकिन आप नहीं कर पाओगे क्वालिफाई, ठीक है। ये बात करी मैंने हाइट की। अब बात करते हैं चेस्ट की। बॉयज के लिए चेस्ट का जो मेजरमेंट देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा, अनएक्सपेंडेड, यानी कि नॉर्मल, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं उसको बोलते हैं अनएक्सपेंडेड। जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर भाई, 80 सेंटीमीटर वो नापते हैं, ऐसे फीता लेके वो नापते हैं। और उसके बाद आपको बोलेंगे एक्सपेंड करो, यानी कि ऐसे सांस भर के अपनी चेस्ट को फुलाओ, तो फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड जो है वो दिखना चाहिए, यानी कि 80 से 85 हो जाना चाहिए। अगर इतना हो पाएगा तो बिल्कुल ठीक है। आपकी हाइट भी है, आपने फिजिकल टेस्ट को भी निकाल दिया, रनिंग वगैरह सब कुछ निकाल दी, लेकिन आपकी चेस्ट ही नहीं 80, आप बिल्कुल सूखे पतले हो, बिल्कुल आप कमजोर हो,
आपने कुछ खाया पिया नहीं, आप फिजिकल की तैयारी इतनी कर ली है कि आपके शरीर में जो भी मांस है सारा गिर गया, शरीर में जो भी एनर्जी सारी खत्म, और आप चले गए हड्डी लेके ऐसे, सर जी मैं फिजिकल टेस्ट देने आया हूं, क्या फायदा उसका? चेस्ट ही ना तुम्हारी, क्या करोगे तुम? मेरी बात को समझो, देखो मैं जो समझा रहा हूं उसको सीरियसली समझो कि टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। या तो आप ये कर सकते हो, अगर आपकी हाइट है, आपको लगता है फिजिकल निकाल दोगे, तैयारी करोगे तो, और अगर आपको लगता है कि चेस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो उसको कवर किया जा सकता है। प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर खाना पीना अगर आप लोगे तो उससे आप आराम से चेस्ट को जो है वो कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इस समुदाय से हो जो मैंने आपको बताया, तो चेस्ट में कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, 80 और 85 सेम है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो यहां पर आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी, बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये जो चेस्ट का स्टैंडर्ड होता है केवल मेल के लिए होता है, दिस इज नॉट फॉर फीमेल। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक मेरी बात को ध्यान से समझो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। देखो, सबसे पहले मैं अपनी गलती की बात करता हूं। 2017 में मेरा सीपीओ का प्री क्लियर हुआ था। जिस दिन प्री क्लियर हुआ, ट्रस्ट मी, मैं अगले दिन सुबह उठ के पार्क जाना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया था कि मुझे फिजिकल जो है वो किसी वाले में निकालना है, ठीक है। और फिजिकल के नाम पे मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों क्या करते थे, हम दोनों केवल जाके रोज पार्क में ना रनिंग करके आ जाया करते थे। हमें लगता था कि रनिंग करने से ना स्टैमिना बन जाएगा, एक बार स्टैमिना बन गया तो भाई सब कुछ निकाल देंगे। देखो, स्टैमिना बहुत जरूरी है। आप जब स्टार्ट करोगे, अगर अभी आप स्टार्ट करने वाले हो, तो जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहले आप अपना जो स्टैमिना है उसको क्रिएट करो। अपनी जो ब्रीथ है, जो आपकी नॉर्मल ब्रीथ है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। जैसे अभी क्या है, मान लो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो और आप थोड़ा सा भी भाग लोगे, आपकी सांस फूल होगी। तो अभी पहले क्या करना है, आपका जो ब्रीदिंग है उस पर आपको कंट्रोल करना है। मतलब उसके ऊपर आपको ऐसा कंट्रोल करना है क्या, कि आप जैसा चाहो वैसा आपकी ब्रीदिंग चले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जैसे पहले दिन ही 1600 मीटर मत भाग लेना, पता लगे फेफड़े फट जाए, सांस फूल जाए, वहीं कहानी खत्म। ऐसा मत कर लेना। स्टार्टिंग करना धीरे धीरे। जैसे पहले दिन आप पार्क में गए या किसी ट्रैक पे गए, जहां पर भी आपको जाना है, ठीक है, तो पहले दिन तो ना थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना कि यार मैं इस ट्रैक पे अगर भाग रहा हूं तो ये पूरा ट्रैक जो है ये कितने किलोमीटर का है, और अगर मैं इसमें एक राउंड कंप्लीट करूं डेली तो क्या मेरा 1500 मीटर हो रहा है या क्या मेरा 1600 मीटर हो रहा है। मतलब हम पहले एनालिसिस करते थे। जैसे हमारे वहां पे एक पार्क था, तो हमने एनालिसिस किया कि इस पार्क का जो ये वाला ट्रैक है ना, वो पूरा 2 किलोमीटर का था। और समझदारी इसी में है, अगर आपको 1600 मीटर की रेस क्लियर करनी है तो आप तैयारी 2000 मीटर की यानी कि 2 किलोमीटर की करोगे। अगर आपको 1.6 किलोमीटर की रेस वहां पे क्लियर करनी है तो आप डेली कितना भागोगे, 2 से 2.5 किलोमीटर आप डेली भागोगे, ताकि कुछ कमी बेसी अगर हो, कुछ ऊंच नीच हो, तो वहां पर आप संभाल सको। रियल टेस्ट जिस दिन आपका होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए तैयारी हमेशा कम से कम 2 किलोमीटर की करना। शुरुआत में 2 किलोमीटर नहीं भागना। शुरुआत में जैसे पहले दिन आप भागे, क्योंकि 200 300 500 मीटर भागकर भी कई बच्चों की सांस फूल जाएगी, देख लेना। मेरी बात मजाक नहीं है, ये जिनको आदत नहीं है ना दौड़ने की, चलने की, एक्सरसाइज करने की, 200 500 मीटर भी भाग के देख लो, सांस कैसी फूलने लग जाएगी। तो पहले उस पर कंट्रोल पाओ कि सांस नहीं फूलनी चाहिए। उसके लिए क्या करो, एक दिन 100 मीटर भागे, अगले दिन 200 मीटर भागे, अगले दिन 300 मीटर भागे, ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आप नॉन स्टॉप बिना रुके आप 2 किलोमीटर भाग लोगे। स्टार्टिंग में ज्यादा समय पर आपको ध्यान नहीं देना कि आप कितने समय में कंप्लीट कर रहे हो एक राउंड। समझ में आ रहा है? 2 किलोमीटर देख लेना कैसे भी आपको कंप्लीट करना है, चाहे उसके लिए 8 मिनट लगे 10 मिनट लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको किस चीज की जरूरत है, आप स्टैमिना क्रिएट करो, अपनी जो ब्रीदिंग है उस पर कंट्रोल लेके आओ, ताकि वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। पहले चीज समझ में आई, 1600 मीटर की जगह डेली आपको 2 किलोमीटर आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये गलती मैंने भी की थी, हम जो प्रैक्टिस करते थे ना रनिंग की, हम मॉर्निंग में किया करते थे। सुबह 5 बजे पार्क चलेंगे, 4 बजे पार्क चलेंगे। लेकिन जो आपका रियल टेस्ट होता है, जो मेरा रियल टेस्ट हुआ था, मेरा टेस्ट हुआ था बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, वो भी भरी दोपहरी में। आप अंदाजा लगा लो, एक तो बीकानेर वैसे इतना गर्म, और ऊपर से भरी दोपहरी में हम लोगों को दौड़ाया गया था। तो मैं तो जब 400-500 मीटर ही दौड़ा ना, तो मेरे को ऐसा लगने लगा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अगले साल कोई और एग्जाम दूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर मैंने एनर्जी को बरकरार रखा। वहां के जो आपके साथ वाले होते हैं, अलग बैच वाले जो होते हैं, वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, चल भाई चल भाई चल भाई, ऐसे कर करके। तो फाइनली मैंने जो 1600 मीटर की रेस थी वो मैंने क्लियर कर ली थी। उम्मीद नहीं थी लेकिन मैंने कर ली थी। तो आप ये गलती मत करना। आप क्या करना, प्रैक्टिस जो है ना, कम से कम आप ऐसा करना कि 11, 10 या 12 बजे दोपहर की जो बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं, उस समय में आप प्रैक्टिस करना। स्टार्टिंग में आप मॉर्निंग में जाओ नॉर्मल स्टेमिना क्रिएट करने के लिए, लेकिन जब आपके पास कम दिन बचे, जैसे आपके पास 15-20 दिन बचे, तो आप कोशिश करो 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसे आप दोपहर में जाओ और रनिंग करो।
और अभी तो सर्दी का समय आने वाला, उतना फर्क पड़ेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को एक्सट्रीम वेदर में प्रिपेयर करो, क्लियर है? ताकि क्योंकि आप यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि वहां पर कौन से ट्रैक पे आपको भागना पड़े। मिट्टी की ट्रैक होगी या जो कंक्रीट की वो होती है ट्रैक होती है वो मिलेगी आपको, यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि आप कौन से बैच में रहोगे। अगर आप फर्स्ट बैच में हो तो आपको सुबह 10 बजे भगा देंगे, अगर आप चौथे पांचवें बैच में पड़ गए गलती से, आपको नहीं पता, तो आपको दोपहर में 2 बजे भागना पड़ेगा। भाग लोगे? नहीं भाग पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। इसीलिए प्रैक्टिस करना कब? थोड़ा सा दोपहर में। कब? लास्ट मोमेंट में, जब 15-20 दिन आपके पास बचे। अभी स्टार्टिंग में सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी अगर आप कर रहे हो, इट इज गुड, ठीक है? और कितना? 2 किलोमीटर कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज समझ में आई? 100 मीटर की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, डेली आपको 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर कुछ नहीं होता यार। 100 मीटर की आपको प्रैक्टिस डे 1 से करनी है, डे 1 से। और वहां पर आप प्रॉपर तरीके से देखना कि कितने समय में आप भाग रहे हो। अपने दोस्त को या घड़ी को लेके जाना और देखना, स्टॉप वॉच लेके जाना, देखना कि 100 मीटर जो है आज मैं कितने सेकंड में भागा। जैसे आज मेरे को 25 सेकंड लग गए, कल मैं कोशिश करूंगा 22 सेकंड में करूं, कल मैं कोशिश करूंगा 21 सेकंड में करूं, इस तरीके से, ठीक है? और जब एक हफ्ता आप रनिंग कर लो, थोड़ा बहुत स्टेमिना आपके अंदर क्रिएट हो जाए, फिर स्टार्ट कर देना क्या? लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस। इसको मिस मत करना। मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो क्या करी थी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं डेली रनिंग करके आता था, ना मैं 100 मीटर की तैयारी करता था, ना मैं हाई जंप की तैयारी करता था, ना मैं लॉन्ग जंप की तैयारी। मैं केवल डेली भाग के आता था, डेली 200-2.5 किलोमीटर भागता था मैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सब कुछ हो जाएगा, मेरे अंदर तगड़ा स्टेमिना क्रिएट हो गया। लेकिन फंसा कहां मैं? मैंने 1600 मीटर वाली रेस भी निकाल दी थी जब मेरा जिस दिन टेस्ट हो रहा था। मैंने ये जो 100 मीटर की स्प्रिंट है ये भी निकाल दी थी, बिना तैयारी के निकाली थी मैंने लॉन्ग जंप भी निकाल दिया, जो कितना फीट होता है मैंने बताया था अभी, 11.5 फीट के लगभग होता है, वो भी निकाल दिया था मैंने सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट में नहीं हो पाया। लेकिन जो हाई जंप की जब बारी आई, ये सबसे कठिन होता है भाई। जो हाई जंप होता है ना, ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और जब तक आपके पास जंप करने की स्किल नहीं, क्योंकि उसकी भी स्किल होती है ना कि आपको किस पॉइंट पे आके जंप करना है, कितने डिस्टेंस से आपको भागते हुए आना है और अपनी बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमा के रखना है, सबकी ट्रिक्स होती हैं। आप गूगल पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो फिजिकल की तैयारी कराते हैं, तो ज्वाइन नहीं करना, लेकिन कम से कम यूट्यूब पे देख के ट्रिक तो पता कर सकते हो ना कि हाँ हाई जंप कैसे अच्छे से करें, क्या हम अपनी बॉडी का मूवमेंट रखें। जैसे वहां पर मैं देख रहा था टेस्ट देने का, तो अलग अलग मूवमेंट में बच्चे, कोई आ रहा था ऐसे सुपरमैन की तरह जंप करके जा रहा था, कोई आ रहा था ऐसे साइडवेज जंप करके जा रहा था, कोई आ रहा था सीधा सीधा जंप करके जा रहा था। तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको भी स्टार्टिंग से ही किसी एक ही टेक्निक को लेकर डेली प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से आपको ये नहीं करना कि आपको सीधा 2.5 फीट या 3.5 फीट जंप करना, नहीं। हाई जंप की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्ट करो कैसे? 1 फीट जंप करो, फिर 1.5 फीट पे आओ, फिर 2 फीट पे आओ, समझ में आ रहा है? उसके बाद 3 फीट पे आओ, ऐसे करके धीरे 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 इंक्रीज करना। और लास्ट के जो 15-20 दिन आपके पास बचेंगे फिजिकल के, उसमें डेली की डेली क्या करना आप? जैसे ये भी देखो 3.5 फीट है, तो आप 3.5 फीट की तैयारी मत करना, आप 4 फीट की तैयारी करना। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर 4 फीट की तैयारी करोगे तो वहां पर 3.5 हो सकता है कि थोड़ा सा आपको आसान लगे, लेकिन अगर आप 3.5 की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके हिसाब से 3.5 अलग हो, आपने अलग मेजर कर लिया हो, वहां के हिसाब से 3.5 अलग हो। तो बिल्कुल कभी भी सेम सेम तो करना नहीं चाहिए। अगर 3.5 पूछ रहा है तो आप 4 की प्रैक्टिस करो। ऐसी अगर लॉन्ग जंप 11.5 फीट है तो आप 12 फीट की तैयारी करो। ऐसी अगर देखो 8.5 फीट है, 8.5 फीट है ना गर्ल्स के लिए, तो आप 8.5 नहीं, आप 9 फीट की तैयारी करो। ऐसी गर्ल्स के लिए 2.5 फीट हाई जंप, तो आप 2.5 की नहीं 3 फीट की तैयारी करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेली आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत बढ़ा देना है इसको, 11.5 की जगह 12, 3.5 की जगह 4, इस तरीके से बढ़ा देना है और डेली थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही गए ना, आपने क्या किया, थोड़ा सा पहले स्ट्रेचिंग करनी होती है ना, थोड़ा सा पहले हाथ पैर खोलना होता है डेली, ऐसे नहीं डायरेक्ट जाते रनिंग स्टार्ट कर दी। अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। गलती से पैर में कोई मोच आ गई है ना, आपने स्ट्रेचिंग की नहीं, बिना स्ट्रेचिंग के आप हाई जंप करने लगे, सीधा 5 फीट कूदेगा तेरा भाई आज, या तेरा भाई सीधा 20 फीट पार करेगा आज, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल में पड़ जाओगे, कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है और इस तरीके से तैयारी करनी कि आपको इंजरी ना हो। पहले डेली पार्क में जाके सबसे पहले क्या करना? स्ट्रेचिंग करना, अच्छे से हाथ पैर खोलना, थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज वगैरह करना, उसके बाद आप रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह इनकी तैयारी करना और धीरे 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 चीजों को इंक्रीज करना। पहले दिन ही जाकर 3.5-4 फीट की कोई जरूरत नहीं है, 1 फीट 2 फीट ऐसे कर करके आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? मैंने क्या गलती करी थी समझ में आ गई कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर चला गया, मैं सोचकर चला गया कि केवल रनिंग से हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सीपीओ में सेलेक्ट होना ही चाहते हो, तो जो जो चीजें मैंने बताई उनका ध्यान रखना। आप किस ट्रैक पे दौड़ोगे उसको एनालाइज करना कि ये कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, कितने किलोमीटर, जो भी है आप अपने साथ में लेके जा सकते हो। हम तो पहले दिन वो लेके गए थे, इंची टेप वगैरह जो होता है ना, हमने पहले दिन तो एनालिसिस ही किया है
कि हम इस ट्रैक पे भागने वाले हैं, कितने किलोमीटर का है, हमें इसको कितने टाइम में करना है, हाई जंप अगर लॉन्ग जंप अगर बच्चे वहां पे कर रहे हैं तो कौन सी मिट्टी पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हालांकि हमने प्रैक्टिस करी नहीं। तो आप प्रॉपर एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करना, इंक्रीज करते जाना, धीरे धीरे स्टेमिना को बनाना। यहां तक की मेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। तो जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और दूसरा इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि आप इंजरी करवा के बैठ जाओ, इतनी भी तैयारी नहीं कर लेनी कि आप इंजरी करवा के बैठ जाओ। दिन में अगर आप 1 घंटा भी फिजिकल टेस्ट की तैयारी को देते हो, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, तो आराम से हंसते हंसते आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए? बाकी बात करें, देखो भाई, हाइट के मामले में तो कोई उपचार ही नहीं है। ये बेवकूफ़ी मत करना, कुछ बच्चों को लगे कि यार नहीं सिलेक्शन किसी भी हाल में लेना, हाइट बढ़ाने की दवाई खा लूं, ये बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि कोई दवाई जो आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकता। आपको पता है सारी चीजें नेचुरल होती है, जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो कोई दवाई वगैरह मत खाना, और आपको वैसे भी पता है फंस जाते हैं वहां पे। कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल टेस्ट में किसी प्रकार का ड्रग या किसी प्रकार की एनर्जी ड्रिंक या किसी प्रकार की ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो उनकी एनर्जी को बूस्ट करता है, जो उनके स्टैमिना को बढ़ाता है, लेकिन वो फंस जाते हैं। और अगर आप एक बार डॉप टेस्ट में फंस गए तो आपका करियर खत्म है, ध्यान रखना। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, और हाइट वाइट बढ़ाने के पीछे मत लगना। अगर आपको लग रहा है हाइट है तो है, नहीं है तो छोड़ दो, दूसरे एग्जाम में लग जाओ। 100 बात की एक बात। चेस्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, 19-20 अगर है, ऊपर नीचे है, 19-20 क्या, अगर 17-20 भी है तो चेस्ट के ऊपर काम किया जा सकता है। डेली आपको पुशअप्स मारने हैं, देसी स्टाइल में आपको सपाटे मारने हैं, आपकी जो चेस्ट है वो अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो जाएगी और आपकी चेस्ट बढ़िया तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कल से ही लग जाओ, या 1-2 दिन एनालिसिस कर लो, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। प्रॉपर डाइट का ख्याल रखो, अपने साथ में कोई ना कोई ड्रिंक लेके जाओ पार्क, ताकि अगर आपको एकदम से एनर्जी वीक हो, एकदम से चक्कर वगैरह आने लग जाए दौड़ते दौड़ते, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप वो ड्रिंक वगैरह ले सको, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि भागते भागते आपके जो पैर के काफ होते हैं, काफ होते हैं ना हमारे, वो बहुत दुखेंगे स्टार्टिंग में, है ना। तो उसका भी ध्यान रखना कि इतना ओवर मत कर लेना कुछ भी कि आपके काफ जो है बेकार हो जाए, या आपके पैर में कोई मूंछ वगैरह आ जाए। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है। बाकी यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि सीपीओ की फिजिकल की तैयारी कैसे करें, तो आपको वहां पे टेक्निक्स मिल जाएंगी। मैंने तो जो सारी बातें करी हैं, प्रैक्टिकल बातें करी हैं, टेक्निक्स मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है। मैंने तो जो अपनी गलतियां करी वो आपके साथ शेयर करी, जो आपको गलतियां नहीं करनी वो मैंने शेयर करी, और प्रैक्टिकलिटी के साथ गया कि अगर इतना मांगा है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा की तैयारी करो। ये चीजें मैंने आपको बताई, और क्या क्या चीज इग्नोर करनी है वो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा तो फिजिकल टेस्ट के बाद में बहुत ही कम समय आपको मिलता है, और उसके बाद आपका होता है टीयर 2 का एग्जाम। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप फिजिकल के साथ साथ में पढ़ाई भी तो करोगे, या दिन में केवल 1.5 घंटे की फिजिकल की तैयारी कर ली हो गया काम? नहीं, आपका जो मेंस का एग्जाम होता है सीपीयू का, ठीक है। देखो एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं। मेंस में केवल क्या पूछी जाती है आपसे, इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है मेंस में आपका, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, 200, मार्क्स भी कितने होते हैं, 200, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। तो मेरे भाई इसकी तैयारी भी अभी से आपको करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे, ये जो आप जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी चैनल पे मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीपीओ 2024 मेंस के लिए इंग्लिश का पूरा जो समाधान है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं। यानी कि अगर आप वो क्लासेस या जो सीरीज में लेके आने वाला हूं, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस क्लास के अंदर मैं इतना करा दूंगा, वोकैब से लेके, कॉम्प्रिहेंशन से लेके, ग्रामर से लेके, सब कुछ इतना करा दूंगा कि अगर आप कहीं और से नहीं भी पढ़े हो आज तक, या अगर आप एक बिगिनर भी हो, प्री आपने जैसे तैसे निकाल दिया, तो भी आप आराम से मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो आपको अभी से ही क्या करना है, फिजिकल के साथ साथ में आपको डेली मेंस की भी तैयारी करनी है। और हो सकता है कुछ बच्चों का सीजीएल का एग्जाम अभी आने वाला हो, 9 तारीख से स्टार्ट है, तो आपको उसको भी मैनेज करते हुए चलना है फिजिकल के साथ साथ में। समझ में आ रहा है? या फिर हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम आसपास है सीजीएल का, तो पहले आप उससे निपट जाओ, फिर आराम से फिजिकल कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिनका सीजीएल का एग्जाम अभी लेट है, जिनका अभी टाइम है, तो वो आप ये सोच के मत बैठना कि पहले वो खत्म करूं फिर फिजिकल स्टार्ट करूंगा। नहीं, आप डेली 1 घंटा फिजिकल को दे सकते हो। ऐसा ना हो कि मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाद में ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी आपको। इस चैनल के ऊपर इंग्लिश का ऐसा कंटेंट लेके आने वाला हूं कि मतलब आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 में से 190 प्लस आपका स्कोर जो वो होगा, अगर आप मेरे गाइडेंस में चलोगे, मेरे बताए हुए तरीके से चलोगे। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल में
2 बार मेंस के अंदर मेरे इंग्लिश में 190 है आउट ऑफ 200। तो अगर मेरे आ सकते हैं सीजीएल जैसे एग्जाम में, मेंस जैसे एग्जाम में, तो आपके क्यों नहीं दिलवा सकता मैं आपको ये मार्क्स। बस आपको मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है और जिन तरीकों को, जिन स्ट्रेटजीज को मैं बताऊंगा, जो चीजें पढ़ाऊंगा, आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिनका सीपीओ का एग्जाम जो है क्वालिफाई हुआ है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। और आपका अगर कोई भी डाउट है सीपीओ से रिलेटेड या फिर फिजिकल से, मेडिकल से, किसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ देना, मैं आपका डाउट पढ़ के आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है भाई, चलो तो क्लास के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को भाई मेरी तरफ से गुड नाइट और जय हिंद।